नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं। आप टॉपर बने दोस्तों, और देने वाली हज़ार खुशियाँ दे आपको, देने वाले हज़ार खुशियाँ दे आपको। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच हम लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में 2022 में आएंगे, और इन प्रश्नों के द्वारा आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप कम से कम 20 से 25 अंक निश्चित रूप से प्राप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रही दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और इस वीडियो में आपको मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी मिलेगा दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके बीच आ रहा है, ये रहा दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आपके बीच आ रहा है ये दोस्तों। सतत विकास किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सतत विकास किसे कहते हैं? व्हाट इज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट? जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकता के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा सतत विकास कहलाती है। तो इसे सिंपल शब्दों में यदि हम लोग कहें तो हम लोग अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकता में कोई कहीं दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना आए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो बना रह सके, जो टिकाऊ रह सके, और भविष्य वाले जो भावी पीढ़ी को भी डिस्टर्ब न कहे, उनको दिक्कत न पहुंचाए, उसको हम लोग सतत विकास या पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोषणीय विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, पोषणीय विकास। इस परिभाषा को किसने दिया दोस्तों? जो ये पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा सतत विकास कहलाती। इस परिभाषा को दिया गया है दोस्तों ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया है दोस्तों, सतत विकास या पोषणीय विकास। सतत विकास के बारे में आपको 2 जगह पढ़ने के लिए मिलेगा, इकोनॉमिक्स में पेज नंबर 8 में एनसीईआरटी के, और ज्योग्राफी में पेज नंबर 10 में। तो इस हिसाब से यदि कोई भी प्रश्न यदि 2 जगह आता है दोस्तों, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो ये सतत विकास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, संसाधन कहलाते हैं। शर्त यह है कि वस्तु तकनीकी रूप से सुगम, आर्थिक रूप से उपयोगी और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, 2 शब्द आप पकड़ लीजिए, लाभदायक और उपयोगी। क्या दोस्तों? लाभदायक और उपयोगी। लाभदायक और उपयोगी, लाभदायक और उपयोगी, बस 2 ही शब्द पकड़ना है दोस्तों, लाभदायक और उपयोगी। ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, चाहे कुछ भी हो, बैक्टीरिया, वायरस हो या बहुत विशालकाय जीव हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो और उपयोगी हो, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? संसाधन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? संसाधन कहलाएंगे। तो जैसे कि एक पेन है जिससे हम लिख रहे हैं दोस्तों, तो वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है, क्योंकि उसका हमारे लाभ है। यदि एक हम पत्थर के कण को बोले, बालू को बोले, उससे हम लोग घर बनाने में यूज करते हैं, तो हमारे लिए क्या है दोस्तों? लाभदायक है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका जो हमारे लिए उपयोगी और लाभदायक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन कहते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? जी हाँ दोस्तों, यदि हम लोग संसाधन की बात करें तो कई प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को, ओरिजिन के आधार पर 2 भागों में, एक जैव और एक अजैव। जैव उसको बोलते हैं जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य, पशुधन। यदि बैक्टीरिया की बात करें, यदि उसमें भी जान है, वो डिवाइड करता है, तो वो भी हमारे लिए जैव संसाधन है। क्यों? मान लीजिए कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही जमाता है, तो वो क्या हो गया दोस्तों? जैव संसाधन। तो फिर वही 2 शब्द, लाभदायक और उपयोगी। क्या दोस्तों? लाभदायक और
उपयोगी। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए लाभदायक हो और उपयोगी हो वो क्या कहलाता है दोस्तों, संसाधन कहलाता है। और यदि उसमें जान हो, क्या हो दोस्तों, और यदि उसमें जान हो, लाइफ हो, तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी और मछली, पशुधन, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा, सब क्या है दोस्तों, जैव संसाधन के उदाहरण है। और जैव संसाधन क्या है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो भागों में बंटते हैं, एक जैव और एक अजैव। तो जैव उसका एक प्रकार है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इस प्रश्न को भी कई जगह दिया गया है, साइंस में भी दिया गया है, सोशल साइंस में दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। सिंपल सा बात है दोस्तों, पीछे भी मैंने बताया कि ऐसे जो भी चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो और लाभदायक हो, वो संसाधन कहलाएंगे। जो हमारे लिए क्या हो दोस्तों, उपयोगी हो और लाभदायक हो। और यहाँ पर नवीकरणीय की यदि बात करेंगे तो वो यूज करने पर खत्म नहीं हो, क्या हो दोस्तों, खत्म नहीं हो, चाहे उसका जितना भी यूज कर ले वो खत्म नहीं हो। मान लीजिए आप सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 5 करोड़ सोलर प्लेट लगा दीजिए, 50 करोड़ लगा दीजिए, क्या कभी सौर का ऊर्जा खत्म होगा? नहीं होगा। आप पवन ऊर्जा निकालना चाहते हैं, चाहे जितना पवन चक्की लगा दीजिए कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना टरबाइन लगा दीजिए नदी में, कभी नदी की धारा बंद नहीं होगी। अर्थात ऐसे संसाधन जिसका जो हमारे लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो और जिसका यूज करने पर कभी खत्म नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग अक्षय या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, संभावित संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जहां तक संसाधन के वर्गीकरण का सवाल है दोस्तों, तो विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। एक विकसित संसाधन, एक संचित संसाधन, एक भंडारकोष संसाधन, एक संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होता है, पहले यहाँ देख लेते हैं। संभाव्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी खोज हो चुकी है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावना है या क्षमता है। संभावना है, क्या है दोस्तों, संभावना। लेकिन अभी तक उसका यूज नहीं हो पाया, क्योंकि यूज करने के लिए हमको प्लांट लगाना पड़ेगा, सोलर प्लेट लगाना पड़ेगा और प्लांट लगाना पड़ेगा, पवन चक्की लगाने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हिमालय की हम लोग बात करें तो हिमालय में बहुत सारे खनिजों की खोज हुई है, होने की संभावना है कि वहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन अब तक उसको पूरी तरह से निकाला नहीं जा सका है। तो वो संभावना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे आप टॉपर बन सकते हैं, तो आप टॉपर बने नहीं है, आप में टॉपर बनने की संभावना है, तो आप कैसे संसाधन होंगे दोस्तों, संभाव्य संसाधन होंगे। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार, उसमें से एक प्रकार क्या है दोस्तों, संभाव्य संसाधन, जो कि जिसकी खोज हो चुकी है लेकिन अभी तक उसका यूज 100% नहीं किया जा सका है दोस्तों। जैसे गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा गुजरात तथा राजस्थान में, और हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज जिनकी खोज हो चुकी है लेकिन अभी तक यूज नहीं हो सका है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके बीच, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 3 से 14 जून 1992 में, जो ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, ब्राजील जो कि एक फुटबॉल खेलने में काफी अग्रणी देश है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 को विकसित तथा विकासशील देशों के 178, कितने दोस्तों, 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक सम्मेलन हुआ जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। इस पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर बात हुई, जो विश्व उष्मीकरण कहा जाता है, और वन संरक्षण पर बात हुई, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बोलते हैं दोस्तों, वन संरक्षण पर बात की गई, और जैव विविधता पर बात की गई, जैव विविधता पर बात की गई। साथ ही साथ एक 800 पेज का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको हम लोग, जिस पर 21 बिंदु है, जिसको हम लोग एजेंडा 21 बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग एजेंडा 21 बोलते हैं, एजेंडा 21 बोलते हैं। क्यों एजेंडा 21 बोलते हैं? क्योंकि इसमें 21 कार्यक्रम थे, जो वन संरक्षण पर आधारित थे, जो ग्लोबल वार्मिंग पर आधारित थे, जो जैव विविधता पर आधारित थे। इसके साथ साथ क्या थे, इस पर 21 कार्यक्रम थे। और इस 21 का एजेंडा 21 को चलाने के लिए क्या किया गया दोस्तों, विश्व पर्यावरण कोष
वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फंड की स्थापना की गई। क्या चीज़ की स्थापना की गई? विश्व पर्यावरण कोष, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फंड की स्थापना की गई। इसी को चलाने के लिए 800 पेज की क्या थी? किताब थी, एजेंडा 21 के नाम से बोला गया। कब ये निकाला गया दोस्तों? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। ये कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। और 178 प्रतिनिधियों ने पूरे वर्ल्ड से कितने प्रतिनिधि आए थे दोस्तों? 178 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता पर बात हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट पर चर्चा की गई थी। और एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसे हम लोग रीजेनरो घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ क्या किया गया था दोस्तों? 800 पेज की एक और घोषणा पत्र बनी थी, जिसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, जिस एजेंडा को चलाने के लिए विश्व पर्यावरण कोष, वर्ल्ड इन्वायरमेंट फंड को बनाया गया था, जिसमें सारे देश ने अपना अपना पैसा या सहयोग राशि जमा किया था दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुए? दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे हम लोग क्योटो सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में भी दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पर बात हुई। और ग्लोबल वार्मिंग की जो गैस हो, जैसे CO2 हुआ, जैसे मीथेन हुआ, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, जैसे हेक्साफ्लोरोकार्बन हुआ, पर फ्लोरोकार्बन हुआ, ये सारे जो ग्लोबल वार्मिंग के गैस है, इनकी कटौती की बात की गई। और अमेरिका यानी USA और जापान ने लगभग 6 से 8% तक बोला कि इस गैसों को कटौती कर देंगे। इसी तरह का समझौता जो हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल में हुआ था। 1987 में कहाँ हुआ था दोस्तों? 1987 में मॉन्ट्रियल, ये कनाडा की राजधानी है मॉन्ट्रियल। तो इस समझौते को, क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या बोला जाता है? एक मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या बोला जाता है? बढ़ा हुआ रूप बोला जाता है, विस्तृत रूप बोला जाता है। और इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की कटौती की इसमें बात की गई थी। और साथ ही साथ इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन का भी बात कहा जाता है। और इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों? नोट कर लेंगे, 159 विभिन्न देशों से आए हुए 159 प्रतिनिधियों ने क्योटो सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ हुआ था? 1997 में जापान के राजधानी क्योटो में हुआ था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बढ़ा हुआ रूप था, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों की कटौती की बात की गई थी। और जापान और USA ने हस्ताक्षर किए थे कि हम 6 से 8% तक ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का विचार है कि संसाधन प्रकृति के मुक्त रूप से उपहार होते, परंतु ऐसा नहीं है। सभी संसाधन मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रतिफल होते हैं। मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को संसाधन में बदलता है। इस दृष्टि से मनुष्य ही बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और आप देख रहे हैं। आप भी आगे चल करके कोई पदाधिकारी बनिएगा, कोई डॉक्टर बनिएगा, तो आप मनुष्य का हेल्प कीजिएगा। तो मनुष्य का हेल्प करते हैं, अर्थात मनुष्य के लिए क्या होते हैं? उपयोगी और लाभदायक होते हैं। तो जब भी जो कोई उपयोगी और लाभदायक हो, वो संसाधन होगा। इसलिए मनुष्य क्या है? एक संसाधन है। यदि हम बात करें रतनजोत पौधे की, रतनजोत या जेट्रोफा जिसको बोलते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले वो पौधा क्या था? जंगली पौधा था, उसका कोई यूज नहीं था। लेकिन मनुष्य ने अपना टेक्नोलॉजी लगाकर उससे क्या बना दिया दोस्तों? डीजल बना दिया, जिसे हम लोग बायोडीजल के नाम से जानते हैं। तो ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। इसलिए मनुष्य क्या है दोस्तों? उसका हम लोग यूज करेंगे उस बायोडीजल का। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है। इसीलिए मनुष्य को हम लोग क्या बोलते हैं? एक महत्वपूर्ण संसाधन बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य ही अपने कौशल, अपने तकनीकी, अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, अपने कार्य कुशलता के द्वारा विभिन्न ढेर सारे और संसाधनों को क्या किया है? संसाधन। जितने भी कृत्रिम पदार्थ हैं, चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, साइकिल हो, ट्रेन हो, सबको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो बहुत से और संसाधन को भी संसाधन में बदल देता है। इसलिए मनुष्य क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में वो अपने किसी भी कार्य को कर सकती है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, भारत के मैप को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत के मैप को
आपके बीच दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत के मैप को दिखा रहे हैं। ये भारत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा 200 किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी कामकाज कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। यहाँ पर समुद्र से ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा निकाल सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से समुद्र से ये कितना दूर का एरिया होता है, 200 किलोमीटर का होता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना दूर का होता है, तटरेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 200 किलोमीटर का क्षेत्र होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और यहाँ पर आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पर मुंबई हाई है, जो कि समुद्र से 175 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर क्या निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है। सागर सम्राट नामक मचान बनाकर पेट्रोल निकाला जाता है मुंबई हाई से। ये कितना दूर है मुंबई से दोस्तों, यहाँ पर मुंबई है और यहाँ से 175 किलोमीटर दूर पर है। तो ये हमारे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत है। उससे दूर का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, वो किसी भी शोध कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुमति के द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र वो उसी देश का संसाधन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हिंद महासागर है या अरब सागर है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं 200 किलोमीटर तक का। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, पूंजीवाद क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब पूंजी को ही सर्वोसर्वा माना जाता है और पूंजी के लिए ही काम किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। मान लीजिए आपको एक दवा की फैक्ट्री लगानी है, लेकिन उससे लाभ कम हो रहा है। दूसरी ओर एक शराब की फैक्ट्री लगानी है, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो जन कल्याणकारी देश में क्या होगा दोस्तों, दवा की फैक्ट्री को लगाया जाएगा, क्योंकि इससे लोगों की जान बचेगी। लेकिन पूंजीवादी देश में क्या होगा दोस्तों, शराब की फैक्ट्री लगा दी जाएगी, क्योंकि उससे लाभ ज़्यादा होगा। तो जिस व्यवस्था में लोग लाभ को सर्वोपरि देते हैं, ज़्यादा पर लाभ पर डिपेंड करते हैं, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, तो उसे हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। जो हमारा अमेरिका देश है दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद संसार दो खेमों में बंट गया। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी खेमा, दूसरा रूस के नेतृत्व में साम्यवादी खेमा। तो पूंजीवाद को कौन फॉलो करता है दोस्तों, यूएसए यानी कि अमेरिका फॉलो करता है दोस्तों। ये पूंजीवादी का खेमा होता है दोस्तों। तो चलते हैं अब इस वीडियो के अंतिम सेगमेंट यानी कि मोटिवेशनल शायरी के सेगमेंट पर चलते हैं दोस्तों। तो मोटिवेशनल शायरी आपके लिए ये रहा दोस्तों। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर तो वही करते हैं जो दिल में ठान लेते हैं, बहादुर तो वही करते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉपर बनने के लिए ठान दीजिए। हम तराश देंगे आपको इस कदर अपने लफ्ज़ों के दरमियाँ, हम तराश देंगे आपको इस कदर अपने लफ्ज़ों के दरमियाँ, कि हमारी हर शायरी में आपके टॉपर बनने का ही किस्सा होगा, कि हमारी हर शायरी में कि आपके टॉपर बनने का ही किस्सा होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच फिर एक बार लेकर आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। इसके साथ ही आपका होस्ट और दोस्त RK भारती आपसे विदा लेता है। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।